ट्यूमर है, कैंसर किस स्टेज में है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि आपको बीमारी क्या है, बीमारी का नाम क्या है। नेचुरोपैथी ये बोलती है कि बीमारी का नामकरण करना एक बहुत बड़ा भ्रम है, कंफ्यूजन है। बीमारी का कोई नाम नहीं होता, बीमारी का एक ही नाम है, जमी हुई गंदगी। और क्योर का नाम है, या जिसको हम बोलते हैं कि उपचार है, उस गंदगी को बाहर निकाल देना। इस तरीके से नेचुरोपैथी, नेचुरल हाइजीन और लाइफ साइंस बोलती है। तो ये सब कल हम लोग ने सीखा। आज मैं बताना चाहता हूं कि जब ये इस तरह के उल्लंघन, प्राकृतिक नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं, तो हमारे शरीर में जब गंदगी जमना चालू होती है, तो वो कैसे धीरे धीरे करके सने सने आगे बढ़ते हुए छोटी बीमारी, फिर बड़ी बीमारी, और उससे बड़ी बीमारी, और फिर जानलेवा बीमारी में कन्वर्ट होती है। तो उसकी शुरुआत जो होती है, उसको मैं 2-3 प्रकार से बताऊंगा। उसमें मेरी धारणा भी है इसके बारे में, वो ये बताऊंगा। उसमें आप लोग को सोचने के लिए मैं रख रहा हूँ। वो मेरा कंसेप्शन है, वो मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा। बीमारी के बारे में मेरी क्या धारणा है, अभी मैं जो स्टेब्लिश धारणा है उसकी बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। अब ये गंदगी जमती है ना हमारे शरीर में, तो उस लेवल के हिसाब से हम बीमारी को 3 भागों में बांटते हैं। मेरे हिसाब से तो बीमारी कुछ ऐसी चीज होती नहीं है जिसको उससे लड़ा जाए या उसको हराया जाए। तो फिर बीमारी क्या होती है? शरीर में जब टॉक्सिन जमते जमते एक लेवल तक पहुंचता है, जिस लेवल पे हमारे शरीर का जो इंटरनल सिस्टम है, जो आंतरिक जो बनावट है, आंतरिक जो वातावरण है, वो तय करता है कि इतना टॉक्सिन लोड मेरे लिए संभव नहीं है। तो शरीर फिर दूसरे क्रियाकलाप शरीर के बंद करके, जो मैंने कल बताया था कि पाचन को बंद करके, आपको थका के, आपको बोलता है रेस्ट करो, मसल्स की एक्टिविटी को स्लो करके इलिमिनेशन को बढ़ाता है, गंदगी को निकालने की कोशिश करता है। वो किस रूप में निकालता है? सर्दी के रूप में आपने देखा होगा, लूज मोशन के रूप में देखा होगा, फीवर के रूप में देखा होगा, वोमिटिंग के रूप में देखा होगा, स्किन इरप्शन के रूप में देखा होगा, दर्द या इन्फ्लेमेशन के रूप में देखा होगा। ये जितने सिम्टम मैं बता रहा हूँ, कफ कोल्ड, डायरिया, वोमिटिंग, स्किन के उद्भेद, त्वचा के जिसको बोलते हैं उद्भेद, स्किन डेज जो सुपरफिशियल आती है, सिंपल स्कैबीज टाइप की जो बीमारी है, इचिंग वगैरह है, इरिटेशन है, ये सब एक्चुअली में बीमारी है ही नहीं। इसको लोग बीमारी मानते हैं। ये हमारे शरीर ने गंदगी को निकालने का एक प्रयास किया, आपको गंदगी से मुक्त करने के लिए, आपको रोग मुक्त करने के लिए। इसी कंफ्यूजन से, इसको आपको समझना बहुत गहराई से, इस कंफ्यूजन की वजह से ही अब रोग बढ़ते हैं। कैसे कि पूरा जो चिकित्सा जगत है, नेचुरोपैथी के अलावा, वो सभी इनको बीमारी मानता है। वो सर्दी को बीमारी मानता है, वो उल्टी दस्त को बीमारी मानता है, वो इन्फ्लेमेशन को बीमारी मानता है, वो स्किन डेज को बीमारी मानता है, वो फीवर को बीमारी मानता है। जबकि ये गंदगी निकालने का प्रयास, जैसे आपका कमरा है ना घर का, उसमें आउटलेट है। तो शरीर, यदि कमरे के अंदर ज्यादा गंदगी आई तो शरीर ने बोला कि अभी दूसरे काम रोक दिया जाए, अभी केवल गंदगी को साफ करना है। घर में खाना बनाना, खाना खाना, बहुत सारी एक्टिविटी आपने रोक दी, अब सफाई कर रहे हो। तो सफाई करके जो गंदगी आप बाहर निकालेंगे, उसको ही किसी ने रोग मान के, और वो जो आउटलेट है, जो अलग अलग सिस्टम अपने बने हुए, जैसे यूरिनरी सिस्टम है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, जो हम मल द्वार से जो मल निकलता है, जो स्किन से जो गंदगी निकलती है, तो सांस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसें जो निकलती हैं, पसीने की ग्रंथि से जो गंदगी निकलती है, किडनी से जो यूरिन के थ्रू जो गंदगी निकलती है, सब गंदगी निकालने के यंत्र है ना। थोड़ी थोड़ी गंदगी तो रोज ही निकलती रहती है, लेकिन जब गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एक विशाल पैमाने पे एक बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बिग एफर्ट बॉडी लेती है, बड़ा प्रयास करती है गंदगी को एक साथ बहुत ज्यादा निकालने के लिए। वही एक्यूट बीमारी है, उसी को तरुण रोग बोलते हैं, उसको छोटी बीमारी बोलते हैं, जो एक्चुअली में बीमारी नहीं है, वो है गंदगी निकालने का प्रयास। अब इसको हम जब सप्रेशन करते हैं, इसको रोकने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? सेकेंड स्टेज की बीमारी होती है। सेकेंड स्टेज की बीमारी क्या क्या होती है? बीपी, शुगर, थायराइड, वेरिकोज वेन, आर्थराइटिस, एक्जिमा, अस्थमा, माइग्रेन, जॉइंट पेन, साइनस, ओबेसिटी, किडनी स्टोन। इसके बाद मेनिस्ट्रुअल डिसऑर्डर महिलाओं को होता है, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक,
पीठ दर्द, इस टाइप का जो होता है, लंबर पेन, गैस्ट्राइटिस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, लीवर किडनी डिसऑर्डर, ये बीमारी उसके बाद आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो ऊपर की बीमारी आपको ना हो और सीधे सीधे सेकंड स्टेज की बीमारी आपको हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज की बीमारी जो एक्चुअली में बीमारी नहीं है, उसको जब हम, वो जो क्लींजिंग सिस्टम है बॉडी का, उस क्लींजिंग सिस्टम को जब हम दबा देते हैं तो गंदगी अंदर की तरफ घुसना चालू करती है शरीर के अंदर, तब ये सब रोग होते हैं। अब डॉक्टर के पास जब जाते, डॉक्टर बोला मैंने आपकी सर्दी ठीक कर दी, मैंने आपका डायरिया ठीक कर दिया, मैंने आपकी खांसी ठीक कर दी, मैंने आपका इन्फ्लेमेशन ठीक कर दिया, अब ये दूसरी बीमारी हो गई, मैंने बुखार आपका ठीक कर दिया, अब ये जो आपको शुगर की बीमारी हुई है अलग से हुई है, या अस्थमा जो हुआ अलग से, मैंने तो आपकी सर्दी ठीक कर दी, अस्थमा एक दूसरा रोग है, तो इनको भी एक दूसरे रोग का नाम दे दिया, और इसके लिए फिर और स्ट्रांग दवाई आपको खिलाई जाती है। जब सेकेंड स्टेज की जो बीमारी इतनी सारी जो मैंने बताया, जब इसको दवाई से फिर से दबाने का प्रयास किया जाता है, तब थर्ड स्टेज की बीमारी होती है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो क्या होता है? हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ट्यूमर, कैंसर, एड्स, पार्किंसन, पैरालिसिस, लीवर और किडनी डिसऑर्डर, फेलियर। ये बीमारी कब होती है? थर्ड स्टेज की। जब फर्स्ट स्टेज की डिजीज को दबाया तो सेकेंड स्टेज की डिजीज हुई, जो मैंने इतने सारे नाम लिए थे, उसको भी जब फिर आप दवाई से दबाते हैं, स्ट्रॉन्ग डोज से, इंजेक्शन से, तो फिर ये थर्ड स्टेज की बीमारी होती है। ये बीमारी जो है जानलेवा है, बहुत खतरनाक है। सेकेंड स्टेज तक आप शरीर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज में आप ऐसी जगह पे पहुंच जाता है आपका शरीर, जब टॉक्सिन लोड आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो टॉक्सिन जो है वो कंसोलिडेट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जैसे आपने जो बलगम आपके निकल रहा है वो तो सॉफ्ट है, जब आप इसको दवाई खाएंगे तो ये बलगम कड़ा हो जाएगा। जब ये और कड़ा हो जाएगा, आपकी छाती में जो एल्वोलाई है, जहां से गैस एक्सचेंज होती है, उसमें यदि और कड़ा होकर फंसना चालू हो जाएगा तो आपको दमा हो जाएगा। इसके बाद आपका हार्ट में इन्फ्लेमेशन चालू होगा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होगी, इसमें आप सांस नहीं ले पाएंगे। ब्रोंकाइटिस की, निमोनिया की हाई स्टेज पहुंच गई, अस्थमा बहुत हाई स्टेज में पहुंच गई, तब क्या होगा? लंग्स फेलियर हो जाएगा, और लंग्स गड़बड़ करेगा तो लंग्स के साथ जो जो ऑर्गन अटैच है, जैसे हार्ट है, वो गड़बड़ करना चालू करेगा। ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुलना कम हो जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चालू होगी। तो एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी ऐसे लिंक होती जाती है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज जो एक्चुअली डिजीज नहीं है, उसको सप्रेस करने में सेकंड स्टेज की डिजीज हुई, और सेकंड स्टेज की डिजीज को सप्रेस करने के बाद थर्ड स्टेज की जो मैंने बताया, हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी फेलियर, ये सब बीमारी होती है। ये तो एक है सिस्टम है, जो बीमारी का एक क्या बोलते हैं कैटेगरी है, उसको बताने का तरीका है। एक दूसरा भी स्टेब्लिश तरीका है कि बीमारी कैसे मूव करती है। तो फर्स्ट उसमें नंबर 1 है, जब आपके शरीर में गंदगी जमना चालू होती है तो एक ऐसा स्तर आता है, इसको समझना पड़ेगा। ये करीब 7 पॉइंट हैं, इसमें बहुत गंभीर है और इसको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। जब आप किसी का ट्रीटमेंट करने जाओगे तब आपको ये मदद करेगा कि मरीज किस स्टेज में है और इसको हमको किस स्टेज में लेके जाना है। इसका एक सिस्टम है पूरा। तो सबसे पहले क्या होता है कि शरीर से गंदगी निकलना कम होता है। कैसे कम होता है? कि शरीर आपका वीक होना चालू होता है। जैसे आपने बहुत थकान वाला काम कर लिया, आपकी लगातार नींद नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, है ना, तो ये सब चीज शरीर को कमजोर करती है। और जब कमजोर करेंगी तो आपका जो गंदगी निकालने का जो तंत्र है शरीर में जो बना हुआ है, एलिमिनेटरी सिस्टम जो बना हुआ है ना, जैसे पेशाब करने का किडनी है ना, एलिमेंट्री कैनल है, तो ये सब धीरे धीरे अंग वीक होते हैं। तो वीक होने से क्या होता है? गंदगी निकालने की इनकी क्षमता खत्म हो जाती है। जब आपके अंग वीक हो गए थकान की वजह से, इनर्वेशन की वजह से, वीकनेस की वजह से, तब आपके शरीर में गंदगी निकालने की क्षमता आप शरीर के पास नहीं बची। तो क्या होगा? शरीर में टॉक्सिन का लोड बढ़ जाएगा। जब ये टॉक्सिन का लोड बढ़ेगा तो सबसे पहला सिम्टम आएगा जो मैंने पहले बताया था, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट है इनर्वेशन, मतलब कमजोरी। कमजोरी की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन का एलिमिनेशन रुका। टॉक्सिन का एलिमिनेशन रुका तो अब शरीर में क्या होगा? इरिटेशन पैदा होगा, खुजली होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगी, बहुत सारी ऐसी कमजोरी आएगी। ऐसी बहुत सारे सिम्टम पैदा होंगे जो आपको लगेगा ये कहां से आ गया। अब जब इस स्टेज में भी आप नहीं रुके, आपने फिर कुछ दवाई खा ली, तो जो बीमारी की जो जड़ है, गंदगी या टॉक्सिन, वो एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा।
तो फिर आएगा आपका स्टेज आएगी, दैट इज कॉल्ड 4th नंबर स्टेज, इन्फ्लेमेशन, सूजन। आपने देखा हो ना, किसी को जोड़ों में सूजन हो जाती है, किसी को अपेंडिसाइटिस में सूजन हो गई, किसी को पैंक्रियास में सूजन हो गई, होता है ना सूजन। जिस भी शब्द के पीछे टर्मिनोलॉजी के विषय TIS लगा है, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, ये सब जगह इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ गई, तनाव आ गया उस जगह, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा। ये भी कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक सिस्टम है जो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। अब इसको भी जो हम नहीं समझ पाते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है, देखिए थ्योरी में सब जगह लिखा हुआ है, आप किसी भी MBBS की किताब पढ़ेंगे, MD किताब पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि इन्फ्लेमेशन इज अ डिजीज। उधर लिखा होगा, आपको मिलेगा इन्फ्लेमेशन इज ए फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ हीलिंग प्रोसेस, इट इज ए हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। लेकिन उसको भी हम लोग बीमारी मान लेते हैं, कोलाइटिस को बीमारी मान लेते हैं, आर्थराइटिस को बीमारी मान लेते हैं, अपेंडिसाइटिस को बीमारी मान लेते हैं और उन इन्फ्लेमेशन को दबाने की कोशिश करते हैं। जब इस इन्फ्लेमेशन को दबाने की कोशिश करते हैं तब बीमारी 5th स्टेज में पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड अल्सरेशन। अल्सरेशन मतलब अब आपके बॉडी सेल में डैमेज होना चालू होगा, जैसे मुंह में छाले आना चालू होंगे, इंटेस्टाइन में छाला आना चालू होगा, बाकी जहां पे भी आर्टरीज जो है आपकी ब्रेक होना चालू हो जाएंगी, है ना। ये स्थिति में आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। अब इस स्टेज में भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, शरीर फिर क्या करेगा उसको, जब आप दवाई से दबाएंगे, सिम्टम को दबाएंगे, तो शरीर वो जो अल्सर है उसको बंद करने की कोशिश करेगा ट्यूमर के रूप से। वो जो डैमेज को रोकने के लिए शरीर ट्यूमर बनाएगा, टॉक्सिन को ढकने के लिए शरीर ट्यूमर बनाएगा, ऐसा फैट और बाकी चीजों को मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देगा सॉलिड कड़ा कि वो हमारे शरीर को और आगे डैमेज ना करने पाए। तो वो ट्यूमर की शुरुआत होती है। इस ट्यूमर को भी हम समझ नहीं पाते कि ये कहाँ पहुंच गया है, इसको भी बीमारी मान के ट्यूमर को काटने की कोशिश करते हैं, है ना। ब्लॉकेज हो जाता है, जो वो भी इसी में आता है, आर्टरीज का जो ब्लॉकेज होता है। तो अब इसको रिवर्स करने की तरफ हम नहीं जाते, हम फिर क्या करते हैं, फिर उसको दवाई देते हैं, मूल कारण को बिना समझे। तो बीमारी पहुंचती है डीकम्पोजिशन, डीजनरेशन, दैट इज कॉल्ड कैंसर। मतलब इनर्वेशन हुआ, टॉक्सिन लोड हुआ जिसको टॉक्सीमिया बोलते हैं, फिर इरिटेशन हुआ, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर अल्सरेशन हुआ, फिर इंड्यूरेशन हुआ या ब्लॉकेज हुआ, उसके बाद कैंसर। तो ये बीमारी इस तरीके से बढ़ती है। और इसको ठीक होने का नियम क्या है, ठीक होने का नियम है इस बीमारी को हम उल्टे तरीके से चलाना चालू करें। कैंसर से हम आए इंड्यूरेशन में, ट्यूमर में, उससे आए अल्सरेशन में, उससे आए इन्फ्लेमेशन में, उससे आए इरिटेशन में, उससे आए टॉक्सीमिया में, उससे आए इनर्वेशन में, और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ये है बीमारी क्योर होने का नियम। आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कभी भी जो इसको सीख के किसी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, देखिए नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, ये दो के अलावा दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति के पास बीमारी ठीक होने का कोई लॉ नहीं है। एलोपैथिक बोलती है डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज अ डिजीज क्योर। सिम्टम जो हमारे थे पैथोलॉजिकल वो नहीं है, आप क्योर हो गए। लेकिन होम्योपैथी बोलती नहीं, बीमारी ठीक होने का भी नियम है, बीमारी होने का भी ये नियम है। तो इसके बारे में एक नियम बनाया था जिनका नाम है हेरिंग। उनका जन्म हुआ था, वो थे करीब 1845 के। उन्होंने एक नियम बनाया था जिसको बोलते हैं हेरिंग्स लॉ। उस लॉ को बाद में 1901 में नेचुरोपैथी ने अडॉप्ट किया। वो लॉ मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं कि मैं एक्चुअली में बीमारी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो मेरा अपना व्यू बहुत सरल है, इसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैंने कॉम्प्लेक्स चीजें बताई इसको तो कई बार हो सकता बार बार पढ़ना पड़े, लेकिन मैं बताता हूँ जो मेरे हिसाब से बीमारी का मेरी धारणा है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज, बोलते हैं ना, अरे ये तो एक्यूट डिजीज है, अरे ये तो कैंसर तो क्रॉनिक डिजीज है। मतलब ऐसी बीमारी जो आपके शरीर में जड़ जमा दी अब जाने वाली नहीं है, उसको क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं। और एक्यूट बीमारी उसको बोलते हैं जो आती है कुछ दिन में अपने आप चली जाती है, थोड़ी बहुत दवाई लेने की जरूरत भी नहीं है, और कभी दवाई लेते हैं तो भी चली जाती है। मेरे हिसाब से एक्यूट डिजीज का मतलब है जब शरीर टॉक्सिन को निकालता है और जो सिम्टम पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज है
जब शरीर टॉक्सिन निकालना छोड़ के जमाना चालू कर देता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। ये मेरा कंसेप्शन है, आप लोग सोच के देखना कि ये सही है कि गलत है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि मेरे हिसाब से जितनी बीमारी है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है तरुण रोग या एक्यूट बीमारी, जो कम समय के लिए शरीर में रहती है, सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त टाइप की। और एक बीमारी है जो शरीर के साथ जड़ जमा लेती है, उसको क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्यूट डिजीज वो डिजीज है, वो बीमारी, तरुण रोग वो बीमारी है जब हमारा शरीर टॉक्सिन को निकालने का प्रयास करता है, एक्चुअली में आपको ठीक करने का प्रयास करता है, उसको रॉन्गली टर्म कर लिया जाता है कि ये बीमारी है, ये एक्यूट डिजीज है। और क्रॉनिक डिजीज वो है जब हमारे शरीर को किसी तरीके से हमने बाधित कर दिया या सप्रेस कर दिया, दवाइयों से सिम्टम को दबा दिया, तो अब शरीर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब शरीर क्या कर रहा है, वो टॉक्सिन जो बाहर निकाल रहा था उसको अंदर स्टोर करता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज, ये मेरे हिसाब से। तो ये जो अभी मैंने 3 तरीके बताए, 2 एस्टेब्लिश तरीके थे और एक जो मेरा तरीका था, मैं समझता हूँ बीमारी के बारे में। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि बीमारी ठीक होने का क्या नियम है। तो बीमारी होने का नियम बता दिया मैं, अब बीमारी ठीक होने का क्या नियम है। बीमारी ठीक होने का नियम है, आप बड़े ध्यान से सुनना, तब आप कोई मरीज आपके पास आएगा तो आप उसको देख के बता पाओगे कि ये बीमार मरीज बचने वाला है कि मरने वाला है। इसके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो भी ये मरेगा नहीं, और इस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है तो भी ये मर जाएगा। तो ये 3-4 नियम है, 3 नियम है, इसको आप समझ जाएंगे तो आप मरीज के बारे में एक धारणा बना पाएंगे कि मरीज का फ्यूचर क्या होने वाला। तो बीमारी ठीक होती है, उसका लॉ है फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। मतलब मोर इंपोर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन में जब बीमारी ट्रेवल करती है, जैसे मान लो किसी को दमा का रोगी है कोई, मान लीजिए, और आपके पास आया, आपने उसको बोला कि आप फ्रूट डाइट करिए, आप रॉ डाइट करिए, आपने उसको सलाह दे दी। अब उसने सुबह से फ्रूट खाना चालू किया, सलाद खाना चालू किया, एनिमल लेना चालू किया। अब उसके दमा के सिम्टम गायब हो गए, लेकिन स्किन के ऊपर एक एक्जिमा निकल आया जो पहले कभी किसी जमाने में उसको हुआ था। तो वो आके आपको चिल्लाना चालू करेगा कि अरे डॉक्टर साहब आपने तो मेरे को बोला था, तो मेरा को तो एक्जिमा तो ठीक हो चुका था मेरा 20 साल पहले, अभी एक्जिमा कहाँ से आ गया। तो आपको तुरंत उससे पूछना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है एक्जिमा आ गया, आपके दमा का क्या हुआ। बोले नहीं, सांस की तकलीफ तो मेरी अभी काफी ठीक है। तो आप समझ जाना कि एकदम सही लाइन में ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब मोर इंपोर्टेंट ऑर्गन से बीमारी लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन की तरफ जा रही है। स्किन जो है लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन है, स्किन में बीमारी होने से आदमी तुरंत मरता नहीं है, लेकिन हार्ट, लंग्स और ब्रेन में यदि बीमारी है तो तुरंत आदमी मर सकता है। तो आपकी जो चिकित्सा पद्धति है, आपकी जो डाइट ने काम किया चमत्कारिक, की बड़े जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन से बीमारी को शिफ्ट करके लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में या ऐसे ऑर्गन में पहुंचा दिया जहां उतनी जानलेवा बात नहीं है, तो आपको बड़े खुश होना चाहिए। अब चलो उल्टा समझते हैं, एक व्यक्ति आया जिसको एक्जिमा था, आपने बोला कि ये लीजिए मैं आपको एक ऑइंटमेंट लगाने के लिए देता हूँ, ये ट्यूब लगा लीजिए आप, और आपने उसको ट्यूब लगा दिया, एक इंजेक्शन ठोक दिया, और दूसरे दिन देखा 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसका एक्जिमा गायब हो गया। अब उसको आर्थराइटिस के सिम्टम आ गए या दमा के सिम्टम आ गए। तो वो मरीज फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो बड़ी कारगर थी और मेरा एक्जिमा तो ठीक हो गया, लेकिन अभी 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है और मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या मेरा बीपी बढ़ गया है। तो आपको तुरंत समझ देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति बहुत खतरनाक लाइन पे चल रहा है। मतलब अब इसके शरीर की बीमारी जो है लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जा रही है। मतलब ये आगे चल के मरने वाला है, इसको बड़ी बीमारी होने वाली है, जबकि उसके सिम्टम ने उसको राहत दी है, तो भी वो व्यक्ति गलत लाइन में चल रहा है। क्योंकि अचानक तो उसको हार्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, धीरे धीरे होगी ना। लेकिन शुरू में उसका एक्जिमा तो ठीक हो गया, उसको खुजली से राहत तो मिल गई, उसकी नींद तो अच्छी होने लगी, लेकिन उसको तकलीफ चालू हुई किस ऑर्गन में, जो स्किन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये दवाई गलत थी। तो पहला नंबर नियम है बीमारी ठीक होने का कि बीमारी मोर इंपोर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन की तरफ ट्रेवल करती है। जब ऐसी ट्रेवल करते हुए आपको नजर आए तो आपको खुश होना पड़ेगा, तो सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारी ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, करो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ कितनी भी हो। दूसरा है ऊपर से नीचे की तरफ बीमारी चलती है। बीमारी के सिम्टम है
ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। मान लो किसी के इरप्शन है बॉडी में, तो पहले ऊपर के ठीक होना चालू होंगे, तो इसका मतलब है कि सही लाइन पे ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आपको लगा कि सिम्टम नीचे के सही हो गए, लेकिन सिम्टम ऊपर आ गए सर की तरफ, समझ लेना मेरा ट्रीटमेंट गलत चल रहा है, कुछ सप्रेशन हो रहा है। तो नेचुरल डाइट में और इसमें हम लोग की लाइफ स्टाइल में नहीं होता, लेकिन दूसरे ट्रीटमेंट में होता है। तो मान लो छाती में कोई उसको प्रॉब्लम था, वो छाती से उबल के उसके सिर पे पहुंच गया, तो समझना पड़ेगा ट्रीटमेंट गलत चल रहा है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ सिम्टम आपके चलने लगे, तो समझना एकदम सही चल रहा है। फिर तीसरा नंबर जो सिम्टम है, जो जिससे हमको समझना पड़ता है या समझ में आता है, वो है डिजीज रिवर्स ऑर्डर में ठीक होती है। इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा ध्यान से कि डिजीज जो ठीक होने का नियम है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मतलब जो बीमारी सबसे बाद में हुई है वो सबसे पहले ठीक होगी। जैसे मान लीजिए किसी को स्किन इरप्शन था, उसके बाद उसको दवाई दी, किसी ने सप्रेस किया तो उसको जॉइंट्स में पेन चालू हुआ, उसकी दवाई ली तो उसको हार्ट में ट्रबल हो गई। तो सबसे बाद वाली बीमारी कौन सी? हार्ट ट्रबल। तो वो सबसे पहले ठीक होगी, उसके सिम्टम सबसे पहले ठीक होंगे। फिर उसके जॉइंट्स में दर्द बढ़ जाएगा, टॉक्सिन नीचे आएगा, जॉइंट में दर्द बढ़ जाएगा, तो आप समझोगे बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद जॉइंट्स का दर्द ठीक होगा, क्योंकि वो उसके बाद आया था, उसके पहले आया था। और जो सिम्टम सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में जाएगा। स्किन की बीमारी सबसे पहले आई तो वो सबसे बाद में जाएगी। तो इन रिवर्स ऑर्डर डिजीज क्योर होती है। ये 3 नियम आप लोग को बिल्कुल सीख लेना है। पहला है फ्रॉम अपर टू लोअर, अपर साइड टू लोअर साइड, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और तीसरा है इन रिवर्स ऑर्डर, इसको हेरिंग लॉ बोलते हैं। ये 3 नियम है। इस नियम को यदि आप समझेंगे तो कभी भी आप लोग कोई नेचुरोपैथी में आगे कुछ कोर्स करना चाहता है, या किसी का ट्रीटमेंट करना चाहता है, अपने परिवार में किसी का ट्रीटमेंट करना चाहता है, नहीं भी ट्रीटमेंट करना चाहता है, किसी मरीज को देख के वो बता पाएगा कि ये मरीज का जो जीवन है या उसके शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है वो किस स्टेज में है, और इससे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं है, या उसको जानलेवा हो सकती है कि नहीं हो सकता। यदि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो वो बड़े खुश होगा, बोलेगा आप डॉक्टर पे कितनी भी आपको तकलीफ हो रही हो, मरीज को बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा इतनी भी तकलीफ हो डरो मत, आपको कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास एक केस आया था कैंसर का, उसको ब्लड की उल्टी हुई, खून हुआ, उल्टी हुई ना, तो उन्होंने रात में 2 बजे मेरे को फोन किया कि इसको तो ब्लड की धक्का, उन्होंने तुरंत फोटो भेजा मेरा, और उन्होंने बोला कि हमारे जो रिश्तेदार थे उनको जब ब्लड की उल्टी हुई थी उसके दूसरे सुबह वो मर गए थे। तो मैंने कहा ये नहीं मरेंगे, तो उन लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए, बोले आप बहुत लाइटली लेते हो चीजों को। उन्होंने मुझसे बोला आप बहुत लाइटली लेते हो चीजों को। मैंने कहा मैंने मरीज से पूरे सिम्टम पूछ लिए हैं, मैं चैलेंज के साथ, मैं 99% श्योर हूं इनको कुछ नहीं होगा। खून गिर गया, मुंह से खून आया ना, लेकिन वो जैसे आपकी किसी को रिश्तेदार को हुआ था इनको नहीं होने वाला, ये तो कल परसों तो नहीं मरने वाले, कुछ नहीं होने वाला। और फिर जब उनको कुछ नहीं हुआ और उनकी रिकवरी बहुत हुई, और करीब 8 महीने में उनका बहुत स्टेज, मतलब 4th स्टेज से कैंसर जो है ना एकदम ठीक हो गया, वो चलने फिरने लगे, सब कुछ करने लगे। तब उन्होंने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देते हो कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला ये मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं प्रकृति के नियमों को जानता हूँ, और ये होम्योपैथी का लॉ है, इसको इसने नेचुरोपैथी ने अडॉप्ट किया 1901 में, जबकि ये लॉ का बना हुआ था 1845 का, हेरिंग का। तो होम्योपैथी को हम लोग सिर्फ इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि होम्योपैथी की जो लॉ है और नेचुरोपैथी के लॉ दोनों एक ही हैं। होम्योपैथी भी दवाई फ्रॉम विद इन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस की तरफ काम करती है, भीतर से बाहर की तरफ काम करती है। बीमारी की जैसे उल्टा, तो बीमारी को ठीक करने में, टॉक्सिन को निकालने में मदद करती है। बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथ हैं दुनिया में जो चिकित्सा पद्धति में, सब चिकित्सा पद्धति को आंख बंद करके विरोध कर देते हैं, लेकिन मैं 2 चिकित्सा पद्धति का समर्थन करता हूँ। वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि उनके जो लॉ है, उनके जो नियम है, वो नेचुरोपैथी या जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योरिंग जो प्रोसेस है, बीमारी ठीक होने के जो प्राकृतिक नियम है, उसके साथ उनका मेल है, एक ही जैसे है। फर्स्ट है होम्योपैथी, दूसरी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और नेचुरोपैथी तो है ही है। ये 3 चिकित्सा पद्धति को मैं समर्थन करता हूँ, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी। क्यों? इनके तीनों के नियम एक ही हैं। इन
तीनों का काम एक ही है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल के ही आपको ठीक करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि नेचुरोपैथ लोग या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लोग लाइफ स्टाइल के बारे में, खाने के बारे में बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताते, क्योंकि उनको मालूम नहीं, सिखाया नहीं जाता। लेकिन भाग्यवश बोलो या संयोग से बोलो, उनकी जो दवाई का या उनके जो न्यूट्रिशन के तौर पे जो दवाई काम करती है, उसका लॉ एक ही है। इसलिए हम लोग अपने मरीजों को भी और बाकी लोग को बोलते हैं, कभी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो यदि आप नेचुरोपैथी नहीं ले पाते तो एटलीस्ट होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आप ट्राई करिए। आंख बंद करके हर चीज का विरोध मत करिए, उस लॉ को समझिए, उस नियम को समझिए कि नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और नेचुरल है, इनके लॉ एक ही है। तो ये शॉर्ट में था कि कैसे जो है बीमारी होती है और बीमारी के जो लॉ है वो कैसे है, बीमारी होती कैसे है और बीमारी ठीक होने के नियम क्या है। तो ये इसको आपको समझना है सभी को। और जो अभी तक मैंने बताया इसमें शायद शुरुआत का जो है वो थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा, क्योंकि आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। हालांकि मैं ग्रुप में तो डालता रहता हूँ, लेकिन ये किसी किसी को कठिन लग सकता है। तो भी दो चीज तो आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया कि एक्यूट डिजीज मतलब जब शरीर गंदगी को बाहर निकाल रही, और क्रोनिक डिजीज मतलब जब गंदगी को स्टोर कर रही। और वो तीन नियम जो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम मैंने बताया, ऊपर से नीचे की ओर, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस की ओर, विद इन टू आउटवर्ड एंड इन रिवर्स ऑर्डर, इसको आप लोग को याद है। तो ठीक है, अभी इतना ही मैं बोलता हूँ आज, है ना। जो मेरे को वक्तव्य रखना था वो मैंने अभी शॉर्ट में रखा। कितना आप लोग के समझ में आया मुझे नहीं मालूम। तो यदि कुछ आपके सवाल होंगे या कुछ इलेबोरेशन होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। ये बहुत जरूरी चीज है, जो लोग आगे कुछ करना चाहते हैं सीरियसली, उनके लिए ये जरूरी है। आइए जी, बताइए। हाँ सर जी, नमस्ते सर। होम्योपैथी में भी तो दवाई वो देते हैं सर ना, लेकिन तब भी जैसे नेचुरोपैथी में अपन एक रसाहार कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई है, लेकिन होम्योपैथी में भी वो दवाई और लिक्विड वगैरह देते हैं ना सर। नहीं, वो उससे कोई उनका मेल नहीं है। नेचुरोपैथी की जो दवाई है वो कोई आहार तो नहीं है, लेकिन वो उसका जो काम करने का तरीका है और वो कैसे है, क्या है, इसके साइंस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन मुझे मानिए, नेचुरोपैथी की दवाई भी जो काम करती है, टॉक्सिन को ब्रेक डाउन करके बाहर निकालने में शरीर को मदद करती है, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन बोलो या एनर्जी बोलो, जो भी बोलो। तो इसीलिए उसमें काफी कुछ समानता है, इसीलिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं। बाकी उसमें ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हैं कि फलों में जो न्यूट्रिशन है वो नेचुरोपैथी दवाई में न्यूट्रिशन, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन को ब्रेक डाउन करने लायक आयन बनाते हैं, जो उसके साथ कंबाइन करके उसको ब्रेक डाउन कर लेता है और वो हमारा सिस्टम उसको एलिमिनेट कर लेता है। क्योंकि होम्योपैथी दवाई में दवाइयों की मात्रा बहुत कम होती है। हाँ, वो तो वह उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए हम लोगों के इंटेस्टाइन में म्यूकस जमा है बहुत सारा, तो हम लोग यदि सिट्रस फ्रूट जूस लेते हैं तो वो म्यूकस को ब्रेक डाउन करके उसको जो हाथों में चिपका हुआ उससे उसको ब्रेक कर देता है और फिर हमारा एलिमेंट्री सिस्टम उसको निकाल देता है। तो वैसी करीब करीब चीजें होम्योपैथी दवाइयों में भी होती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई की। जब उसको खाते हैं तो वो जो हमारे शरीर में जाती है, तो जहां भी सॉलिड मतलब जो टॉक्सिन जमा हुआ है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो स्टोन हो, कुछ भी हो, तो ये दवाई उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाती है और उसको ब्रेक कर देती है। वो चीजें उसके अंदर है दवाई के अंदर। तो और हमारा एलिमेंट्री सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो निकाल लेगा, लेकिन यदि हमारा एलिमेंट्री सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो होम्योपैथी दवाई भी काम नहीं करेगी, नहीं कर ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो आता है सर, ये भी इलेक्ट्रोफिट में आता है। ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कोई कंप्लीट चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये चिकित्सा पद्धति की सहायक चीजें हैं। जैसे मालिश हुआ है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर इसका नियम आश्रित बना हुआ, उसका लॉ जो है ना, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर की बोलते हैं, जीवन शक्ति के ऊपर। हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे शरीर में चैनल है हमारे, बहुत एनर्जी चैनल। जैसे हार्ट का एनर्जी चैनल अलग है, लंग्स का है, किडनी का है, स्प्लीन का है, स्टमक का, ऐसे 12 चैनल होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट 12 चैनल है हमारे शरीर के, उसके कुछ पॉइंट होते हैं
है ना। और उस पॉइंट में इनका कहना है कि एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे स्टेग्नेशन हो जाती है और रुक जाती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम दवा की एनर्जी के फ्लो को बढ़ाते हैं, तो दवा के भी करते हैं और कई जगह पिनिंग से करते हैं, पिन लगा के करते हैं। और एक होता है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में मोक्सा करते होता है कि एक हर्ब होती है, उसको गर्म करके भी वहां टच करते हैं। फिर कपिंग थेरेपी है। तो ये बहुत सारी थेरेपी है, ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नेचुरोपैथी ने इसको अडॉप्ट इसलिए कर लिया है कि ये टॉक्सिन एलिमिनेशन में मदद करती है। इससे मालिश बहुत मदद करता है। इसके बाद जो मेरिडियन मसाज है बहुत मदद करती है। धूप है, सन बाथ है, वो मदद करता है। क्रोमोथेरेपी होती है, कलर चिकित्सा पद्धति, मैग्नेटोथेरेपी होती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि मैग्नेटोथेरेपी करके आप सब रोग हटा दोगे। उसके साथ आपको डाइट और बाकी सब चीजें करना पड़ेगा, और ये सब चीजें आपको मदद करेंगी। यस मतलब एक्सेसरीज के तौर पे है, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे, कंप्लीट नहीं है। यस सर, धन्यवाद सर। और किसी का सवाल है? तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ है, तो इसमें किसी का वीडियो था। नहीं हो पाया अभी। और किसी का सवाल नहीं है तो फिर इसको रहने देते हैं आज। मैं एक्चुअली में चाह रहा था एक मरीज का वीडियो आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे से शेयरिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ से देखता हूँ। जब तक आपका कोई सवाल हो तो रखिए। नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, फिर आज इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, कुछ बोल रही हैं सुनील जी, मैडम कुछ बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? सर ये बोल रही हैं कि हम लोग अगर स्प्राउट अभी शाम को लेते हैं, क्या सुबह भी ले सकते हैं स्प्राउट? ले तो कभी भी सकते हैं, कच्चा खाना है कभी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि स्प्राउट को पचने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके तुरंत बाद फिर फल मत खाइए, उसको थोड़ा गैप करके खाइए, क्योंकि फल जो है जल्दी पचने वाली चीज है, उसको पहले खाना चाहिए। स्प्राउट वगैरह जो बीज वगैरह है जिसको अंकुरित करके हम लोग खाते हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, उसको बाद में खाना चाहिए, क्योंकि ये धीरे से धीरे पचते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट है, कड़े होते हैं, इसको फुला के हम लोग खाते हैं, अंकुरित करके खाना पड़ता है, लेकिन फल को तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो फल एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में सबसे जल्दी पचने वाली चीज है। इसके बाद आता है सब्जी, इसके बाद आता है बीज, इसके बाद होता है अनाज और मांस, बाकी चीजें, है ना, जो पचती नहीं है। तो हम लोग को तो अंकुरित आहार पे चलना है, कुछ लोग ले रहे हैं, मैंने देखा, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तो रॉ फूड का प्रोग्राम है, कोई हम लोग का फलाहार का के लिए तो प्रोग्राम नहीं है। तो बीच बीच में यदि आप अंकुरित लेते हैं तो थोड़ा फिर गैप करके भूख लगने पे अच्छे से फिर खाइए, तुरंत मत खाइए फल, नहीं तो वो उसको जो अंकुरित अनाज आपने खाया ना, उसको फर्मेंट कर देगा, सड़ा देगा, इसका ख्याल रखें। जनरली पहले तो जूस पी लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर खा रहे हैं भी, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी बढ़िया चल रहा है इस बार, और बढ़िया चल रहा है, तीसरा दिन में बढ़िया, बहुत सक्सेसफुल। सॉरी यार, मैं उसको नहीं कर पाया। एक वीडियो शेयर करना था किसी का मेरे को, जो मैंने बताया था ना, वो सज्जन तो आएंगे नहीं ऑनलाइन, लेकिन उनका मैंने वीडियो आज किया था। मैं कल कोशिश करूंगा, मुझसे बहुत कुछ आता नहीं है इसमें, ठीक है। फिर कल तो शायद मैं क्लास बता दूंगा, कल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, परसों करूंगा, क्योंकि 5 दिन का था क्लास, 10 क्लास का था, तो मैंने एक दिन पहले से, क्योंकि संडे से क्लास चालू हुई, संडे की क्लास तो करना नहीं थी, तो कल मुझे कुछ काम भी है, लेकिन यदि मैं फ्री हुआ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और नहीं तो फिर परसों क्लास होगी, है ना। मैं ग्रुप में जो भी सूचना होगी वो मैं डाल दूंगा। और कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। थैंक यू। ये अखरोट बादाम तो ले सकते हैं ना? हाँ, वही बताया ना।